कैसे हैं आप। मैं इस वीडियो में आया हूं आपको एक नए एक्ट की बात करने के लिए। एंड द नेम ऑफ दिस एक्ट इज़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। If we see about the Indian Negotiable Instrument Act 1881, although it is catering the need of your MBA degree, but it is also altogether is fulfilling the requirement of the trade function, and fulfilling the requirement of the different mercantile transaction which is happening in the banks and in different business. See, by discussing this video, by after discussing this video, you will be able to understand this act, and you really enjoy while we are discussing about the negotiable instrument 1881. You will find the provisions of this act and the different types of the negotiable instrument act you find in daily routine of your life. And it does not only fulfill the requirement, as I told you, of your MBA degree, but it also fulfill the requirement of mercantile transactions. So let's start with the negotiable instrument act 1881. Negotiable instrument act, see, you will negotiable instrument act, it talks about, the very first we talk about when it came in the force. It came in the force on 1st March 1882. Basically, the source of this negotiable instrument act is majorly from English common law, and as I told you in the introduction part also, it made for the, you will see here, it made for the mercantile purpose or the trade purpose. मीनिंग ये जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये हमारे मर्केंटाइल पर्पस, जो हमारे बिजनेस के पर्पस है, ट्रेड पर्पस है, उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑल्दो जितने भी हमने लॉ आपसे बात की है, हमारा सबसे बड़ा जो लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वाई आई एम सेइंग इट सबसे बड़ा टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि ज़्यादातर बाकी सभी एक्ट के लिए अगर आप पाएंगे तो इस एक्ट ने सभी के लिए अपना फाउंडेशन दिया है। एंड सेम इन दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यू विल फाइंड दिस इज हैपनिंग, एंड it is almost has got the foundation from इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो बात करते हैं क्या मीनिंग है। मीनिंग क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। तो देखिए, हमको इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा नेगोशिएशन क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफरेबल। यहाँ पर नेगोशिएशन का मतलब नेगोशिएशन से नहीं है, जो नेगोशिएशन हम करते हैं, जो हम कोई बार्गेनिंग करके कोई नेगोशिएट करते हैं किसी चीज़ पर, नहीं। यहाँ पर नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? रिटिन डॉक्यूमेंट। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बिजनेस में यूज किया जा रहा हो और जो कि ट्रांसफरेबल हो, उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आई रिपीट, ऐसा रिटिन डॉक्यूमेंट जो कि किसी बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो और जिसको ट्रांसफर किया जा सके, वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे बात करते हैं हम। देखिए, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, ए डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फर्दर मोर टिल इट मैच्योरिटी एंड नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो कितने तरीके के हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंक्लूड क्या है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक्सक्लूड क्या है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे इस एक्ट में इंक्लूड है, सेक्शन 4 में दिया गया प्रो नोट, मीनिंग की प्रॉमिसरी नोट।
सेक्शन 5 में दिया गया इस एक्ट के बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन 6 में दिया गया चेक। और देखिए यहाँ पर ही लिखा है डिमांड ड्राफ्ट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन चेक, मीनिंग promissory notes as per the section 4 of this act, bills of exchange as it is explained in section 5, and check as it is mentioned in section 6 of the negotiable instrument act 1881 is part of the नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिनको ट्रांसफरेबल किया जा सके और जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है। तो इट मीन्स जो डॉक्यूमेंट रिटन नहीं होगा, चाहे आप उसको ट्रांसफर कर सके या ना कर सके, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। और डिमांड ड्राफ्ट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। अच्छा, अब बात हम करते हैं कि क्या एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेजरारी बिल्स, ये एक्सक्लूड है क्योंकि ये ट्रांसफरल भी होते हैं, इनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और रिटन डॉक्यूमेंट भी है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इनको किसी तरीके से भी नहीं शामिल किया जाता है। हुंडी, पोस्ट ऑर्डर मनी, ये सॉरी पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर और करेंसी नोट, तो ये सब आप देखेंगे कि इंडिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कवर नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं हुंडी। हुंडी यहाँ पर एक नई टर्म आई है। ये हुंडी क्या है, तो अब मैं आपको हुंडी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑल्दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, लेकिन एक नई टर्मिनोलॉजी आती है तो हम बात कर लेते हैं। हुंडी क्या है, देखिए हुंडी इज ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, एंड if you will see that it is actually this hundi, if you will see ये हुंडी आप देखेंगे कि ये ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है और इट इज़ ड्रॉन ऑन ओरिएंटल लैंग्वेज। एक्चुअली ये सॉरी कॉमन और जो लोकल लैंग्वेज होता है उन पे बना होता है, और इसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टी जो एक ट्रेड फॉर्मेट में हुंडई के साथ काम कर रहे हैं, और अगर वो उस ट्रेड फॉर्मेट से एग्री करते हैं, और ये एग्री करते हैं कि वो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं उनको अबाइड करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो उस कंडीशन में दोनों पार्टी ये हुंडी सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक डॉक्यूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। बट एज पर दी लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में की हम बात करते हैं तो हुंडी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और आगे चलते हुए हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट असल में क्या बात कर रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसे कि हमने बात किया, इट इज टॉकिंग अबाउट three things. One is promissory note, second bills of exchange and check, or demand draft is also be considered here and it may be the part of the check. आगे हम बात करते हैं negotiable instrument shall be payable either to bearer or the orderer। अब बात कर लेते हैं bearer कौन है और orderer कौन है। हमने बोला negotiable instrument shall be payable to either बियरर और टू ऑर्डरर, मतलब बियरर कौन है और ऑर्डरर कौन है। तो देखिए बियरर का यहाँ पर मैंने लिखा है पोजेशन, somebody who is having the possession of a document। ठीक है, या जैसे हमारा प्रोमिसरी नोट है, या हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, या हमारा चेक है, जो कि तीन हमारे मेजर इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वो जब किसी के पोजेशन में होता है, किसी के अधिकार में होता है, और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बियरर। होल्ड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है होल्ड, जब किसी के होल्ड में होता है लेकिन उस डॉक्यूमेंट पे कोई नाम नहीं लिखा होता है तो उसको कहते हैं बियरर। और ऑर्डरर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट को हम नेगोशिएट कर सकते हैं और उस पर नाम लिखा होता है, किसी स्पेसिफिक पार्टी का, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट उस स्पेसिफिक पार्टी या स्पेसिफिक
पर्सन के लिए बना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। चेक, मान लीजिए एक चेक है और वो चेक मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के लिए काटा 10,000 रुपये का। मिस्टर, जब हम सुनते हैं ना डेली रूटीन ऑफ लाइफ में, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के लिए काटा 10,000 रुपये का, तो मिस्टर एक्स ने जो वाई के लिए काटा है, तो वो वाई जो नाम लिखा हुआ है पे टू मिस्टर वाई, जब हम कहते हैं पे टू मिस्टर वाई, तो दैट कम्स अंडर दी ऑर्डरर, ये ऑर्डरर में आता है, मीनिंग जहां नाम लिखा होता है डॉक्यूमेंट पे। देखिए आगे ये क्या बोलता है, चेक इज ऑल्सो ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओनली बट इट ड्रॉन्स ऑन ए स्पेसिफिक बैंक। ठीक है, तो चेक भी, इस एक्ट में चेक को भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बताया गया है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है, वो केवल जिस बैंक का है उसी बैंक, वही बैंक उसको ड्रॉ करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं। व्हाट आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम कहते हैं। तो ये कॉमन फॉर ऑल है। जो हम अब फीचर्स की बात करेंगे वो सभी पर एप्लीकेबल है, प्रो नोट पर भी, बीओई पर भी और चेक पर भी। सबसे पहले ट्रांसफरेबिलिटी, तो बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी क्या है। देखिए दो तरीके से होती है, पहले एंडोर्समेंट एंड दूसरा डिलीवरी। आई रिपीट, द फर्स्ट इज एंडोर्समेंट एंड सेकंड वन इज डिलीवरी। एंडोर्समेंट क्या होता है, जैसे पहले आपको अभी बताया, ये एक रिटन फॉर्म में होता है। नेम इज रिटन हुज फेवर इट इज, जिसके भी नाम में, जिसके नाम से वो प्रॉमिसरी नोट, चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना होता है, उसको हम कहते हैं एंडोर्स करना, किसी को सपोर्ट करना। और डिलीवरी बियरर, बियरर कौन होता है, जिसपे कि कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। इफ नेम इज नॉट मेंशन ऑन प्रॉमिसरी नोट और ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ऑन द चेक, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ओनली, मीनिंग जिस पर भी वो चेक होगा या डॉक्यूमेंट होगा वो उसका मालिक होगा, जो हमने यहाँ पर भी बात किया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात ये है कि बियरर, जो डिलीवरी होती है, वो केवल चेक के लिए होती है। आई रिपीट, वो केवल चेक के लिए होती है, वो केवल चेक के लिए होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर अगर हम बात करें प्रो नोट, मतलब प्रोमिसरी नोट पर बियरर लागू नहीं होता, उस पर केवल एंडोर्समेंट लागू होता है। मीनिंग अगर हम एंडोर्समेंट की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और आपका प्रो नोट एंडोर्समेंट हो सकता है, लेकिन डिलीवरी केवल चेक के साथ ही होती है। ऐसा क्यों होता है, ये आरबीआई के एक एक्ट ने इसको ऐसा किया हुआ है। डिलीवरी दोबारा से याद कर लीजिए, केवल चेक के साथ होगी अगर वो बियरर है। अगर उस पर, बियरर का मतलब क्या है, जिसके पजेशन में वो है, जिसके पजेशन में कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो बियरर है। बट इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ चेक, बीओई और प्रोमिसरी नोट के केस में ये नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि इसके बाकी फीचर्स क्या है। ठीक है, इसका दूसरा फीचर का हम बात करते हैं। व्हाट इज द सेकंड फीचर, दैट इज इंडिपेंडेंट टाइटल। तो इंडिपेंडेंट टाइटल कौन सा होगा, बात करते हैं। इंडिपेंडेंट टाइटल वहां होगा जहां पर एक पार्टी की दूसरी पार्टी से ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, या इसको हम दूसरे सब शब्दों में बोलते हैं इफेक्टिवनेस होती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स है, एक इंडिविजुअल है, और उन्होंने फ्रॉड करके एक चेक ले लिया, किसी का चेक था, और वो मिस्टर वाई को दे दिया। मिस्टर एक्स ने फ्रॉड से एक चेक लेके मिस्टर वाई को दे दिया, लेकिन इस बारे में मिस्टर वाई को नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इंडिपेंडेंस फीचर क्या कहता है, ये बोलता है मिस्टर एक्स ने फ्रॉड से लिया लेकिन मिस्टर वाई को नहीं पता, तो मिस्टर एक्स का जो रोल है वो डिफेक्टिव है और मिस्टर वाई का जो रोल है वो इनडिफेक्टिव और इफेक्टिव है।
तो मतलब मिस्टर वाई अपने सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एक्स ने जो चेक उनको दिया है वो डिफेक्टिव है, वो फ्रॉड से या चोरी का है, और एक्स का रोल डिफेक्टिव है। ये हमारी अंदर हेडिंग हम इंडिपेंडेंस इसको बताते हैं। थर्ड वन इज सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी का मतलब है हर चीज इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में सर्टेन होनी चाहिए। जैसे कि लिखा है हर चीज, एवरीथिंग मस्ट बी सर्टेन। कोई क्लॉज है, एवरीथिंग मस्ट बी सर्टेन। मनी वैल्यू के बारे में, टाइम के बारे में, ये सब सर्टेनिटी में आता है। कैसे? मान लीजिए एक चेक है और ये मिस्टर एक्स किसी मिस्टर वाई को चेक देते हैं और बोलते हैं वो चेक या प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगभग 10,000 रुपए का होगा, लगभग अप्रोक्स 10,000 का होगा। तो ये सर्टेनिटी नहीं है, ये अनसर्टेन है। लगभग 10 का होगा, कितने का होगा? 10,001 का होगा, 10,002 का होगा, 10,400 या उससे कम, 9,800, 9,900, कितने का? तो सर्टेनिटी होनी चाहिए एग्जैक्ट। सपोज इफ इट इज फॉर 9,999, तो ये सर्टेनिटी है। आप इसको 10,000 नहीं कह सकते, सर्टेन होना चाहिए बिल्कुल कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात करते हैं। इसी तरीके से टाइम, टाइम ये नहीं हो सकता कि मैं 5 टाइम कि मैं आपको 5 मई या मई के आसपास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दूंगा, नहीं। डेट मस्ट बी फिक्स्ड, लाइक इट शुड बी 5th मई और इट शुड बी 4th अप्रैल, कुछ भी हो, इट शुड बी सर्टेन, इट शुड बी फिक्स्ड। ठीक है। और लास्ट हमारा फीचर जो बचता है दैट इज राइट टू स्यू। कौन राइट है, किसको अधिकार है जो स्यू कर सकता है? केवल वही जिन पर वो डॉक्यूमेंट रिटन इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है वो है, उनको हम दो पार्टी होती है, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये ही लोग स्यू कर सकते हैं जो कि ट्रांसफरर है, जो कि ट्रांसफरर है। देखिए यहां लिखा हुआ है ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर है ये, और दो पार्टी ट्रांसफररी, ट्रांसफरर ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को, तो ये लोग ही केवल स्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये बाकी का कोई भी स्यू नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट पर नाम होना चाहिए, जिस भी नाम होगा डॉक्यूमेंट पे वही उसको स्यू कर, उसके लिए स्यू कर सकता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स आपके ट्रांसफरी हैं, उनका नाम है वो पेई है, तो और ये मिस्टर एक्स को ये चेक मिस्टर वाई से मिला, और अगर उस डॉक्यूमेंट में, उस प्रॉमिसरी नोट, चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई इशू है तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पर स्यू कर सकते हैं। तो मिस्टर एक्स यहाँ पर होल्डर है, और अगर मिस्टर एक्स किसी दूसरी पार्टी सपोज ए को वो चेक आगे देते हैं तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। ये हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द फीचर्स। I urge you all, please listen this video, hear this video carefully, see this video carefully, meticulously, so that you can understand this is this act, and this is very interesting act. Thank you so much.